नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो हमारी युवा जनसंख्या के बारे में है कि कैसे हम हमारे युवाओं को एम्पावर करके सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था नहीं, हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का एक सपना है उसको भी हम साकार कर सकते हैं और उस और आगे बढ़ सकते हैं। और आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो अर्थव्यवस्था के बारे में है। सिर्फ भारतीय नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक अच्छा साइन देखने को मिला है। वो साइन क्या है और ये कितने देर तक चल सकता है और क्या सच में हमारी अर्थव्यवस्था को इससे फायदा मिल सकता है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो के कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा लॉ सीखो की ये और कुछ कोर्सेज हैं। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो चलिए आज का हमारा एमसीक्यू देखते हैं। आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो यह है कि इनमें से कौन सा राज्य सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया रिपोर्ट के अंतर्गत, जो कि 75वीं ये दौर था नेशनल सैंपल सर्वे का, उसके द्वारा दिया गया। तो आपका ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है आपका दिल्ली, ऑप्शन सी है आपका एमपी जो कि मध्य प्रदेश है, ऑप्शन डी है आपका नागालैंड। इनमें से जो भी आपका सही उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए आज का हमारा वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वह यह है कि युवा का सशस्त्रीकरण न केवल आत्मनिर्भर भारत की कुंजी है, बल्कि युवाओं को आज की दुनिया में प्रासंगिक बने रहने में भी वह मदद करेगा। इस पर एक विस्तृत चर्चा करें। तो चलिए हमारे पहले आर्टिकल के और बढ़ते हैं हम। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो भारतीय युवा के बारे में है। हमारी जो युवा जनसंख्या है उसके बारे में है। विश्व में अगर हम देखें तो अभी सबसे ज्यादा युवा अगर हम कोई देश मानेंगे तो वो भारत में ही है। फिर वो एवरेज एज के, औसत आय के हिसाब से हो या फिर वो युवा जनसंख्या के आधार पे हो। युवा जनसंख्या के मामले में तो हम काफी लंबे समय से नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये समाचार में क्यों है। तो जैसे हम सेल्फ रिलायंट भारत की बात करते हैं या हम जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उस और अचीव करने में, उसको पाने के लिए जो सिटीजन कैपेबिलिटी बढ़ाने की बात की गई है उसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल है। जब तक आप युवाओं की कैपेबिलिटी, युवाओं को सक्षम नहीं बनाएंगे तब तक वो जो एक सपना है, वो जो आपका लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, वो कहीं ना कहीं अपूर्ण रह जाएगा। तो अगर हम युवा की बात करते हैं तो युवा कौन होते हैं? युवा यूथ नेशनल यूथ पॉलिसी जो है 2014 की, उसके अनुसार 15 से 29 आयु वर्ग के बीच के लोग जो आते हैं वो सारे युवा कहलाते हैं। तो नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 जो है वो युवाओं के सार्वजनिक विकास के लिए और ये देखते हुए कि हमारा देश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला युवाओं का देश बनेगा, उसके लिए ये पॉलिसी, ये नीति लाई गई थी। तो देखते हैं कि भारत और उसकी युवा पॉपुलेशन के बारे में कुछ फिगर्स देखते हैं, अभी तक जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो अगर स्पेंडिंग की बात करें, अगर व्यय की बात करें, तो जितने भी आंकड़े आए हैं उनके अनुसार, खासकर नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के अनुसार ये कहा गया है कि हर यूथ पर 2,710 रुपए खर्च किए गए हैं उनकी शिक्षा पे, उनके स्किल डेवलपमेंट में, उनके एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और फूड सब्सिडी में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इतना व्यय किया गया है हर यूथ के लिए। तो यहाँ पर एक ये बात होती है क्या, हर युवा पे इतना व्यय जो किया गया है उसका सही यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं। और उससे पहले बात ये आती है कि आप जो इतना खर्च कर रहे हैं हर युवा के ऊपर, जो इतना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या अपने आप में एक फुलफिलिंग अमाउंट है कि नहीं है। उसके बाद में अगर हम केंद्र और राज्य सरकार दोनों की बात की गए तो कहीं ना कहीं हम हमारा जीडीपी का 1% से भी कम उन पर खर्च कर सकते हैं। फिर भले ही वो कोई भी राज्य हो या केंद्र हो, हम 1% से कम ही उन पर खर्च कर सकते हैं। वही हम दूसरी ओर देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 27.5% जो है वो युवा है। तो हमको ये बताता है कि युवा हमारे लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण, इसके बावजूद भी जो एक अर्थव्यवस्था में जो हमारा
सकल घरेलू उत्पाद का जो व्यय है उसमें इनका पोर्शन बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद में राइटर कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम माने तो अगर कोई भी जीडीपी 4%, कोई भी देश की जीडीपी अगर 4% से ज्यादा व्यय नहीं करती है युवाओं के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये एक लॉस है, ये एक कमी है, ये उसका एक दुर्भाग्य है। इससे आपको कहीं ना कहीं एक कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। तो चलिए एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। भारत की स्थिति में रोजगार की क्या स्थिति है खासकर युवाओं को लेकर। तो 18.3% जो युवा है, जो कि करीब करीब 2.47 करोड़ एक जो जनसंख्या है, उनके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो बेरोजगार है। और 33% तो आपकी जो स्किल्ड यूथ है वही अनएम्प्लॉयड है। तो टोटल यूथ में इतना बड़ा फिगर, उसके बाद में स्किल होने के बावजूद भी उनमें एक काफी ज्यादा, एक तिहाई प्रोपोर्शन हमको अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का देखने को मिलता है। ये जो आंकड़े हैं ये स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2018 की जो है उसके द्वारा दिए गए हैं। तो ये एक अगला चिंता का विषय बताया गया है राइटर ने। उसके बाद में अगर हम देखें तो 2.7 करोड़ युवा जो है उन्होंने सिर्फ अप्रैल 2020 में ही अपनी जॉब खो दी। तो आपको पता होगा मार्च 25 को नेशन वाइड लॉकडाउन लगा, उसी के बाद का जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड मंथ माना जाता है वो है अप्रैल। तो अप्रैल में जब इतने सारे युवाओं ने इसकी नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ा, तो इससे केवल युवाओं के इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे भी अफेक्ट नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी एक ज्यादा इम्पैक्ट करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी अर्थव्यवस्था में बूस्ट करता है वो आपके युवा ही रहते हैं। उनके ऊपर काफी ज्यादा आश्रित लोग रहते हैं, फिर वो वयोवृद्ध आयु के लोग हो या वो बाल आयु के लोग हो, ये सारे ही युवा पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं। जब आपके युवा पॉपुलेशन ही के पास में ही एक रोजगार नहीं होगा, तो वो बची हुई जो उनपे आश्रित लोग हैं, जो उनके आश्रित परिवार है, उनको वो कैसे संभाल पाएंगे। उसके बाद में 30% तो ऐसे हैं जिनके पास में ना शिक्षा है ना रोजगार है। राइटर ने ये बताया है कि हमारी यूथ पॉपुलेशन जितनी है टोटल, उनमें से तो 30% ऐसी ही है जो ना कि शिक्षा लेने वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, जो ना रोजगार के कैटेगरी में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो वो अशिक्षित है, या तो वो एजुकेशन लेने के बाद में उनकी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं मिल पाया। उसी और सरकार का एक आत्मनिर्भर रोजगार अभियान बताया गया है। यूपी में ये अभियान चालू किया गया था आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत। तो इसमें जो माइग्रेंट वर्कर है, जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों से जो रिटर्न आए हैं यूपी में, उनके लिए खास तौर पे ये प्रोग्राम चलाया गया कि वो माइग्रेंट वर्कर, वो यूथ पॉपुलेशन को उन्होंने जॉब देने का एक काम किया। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टेप है, एक सकारात्मक कदम है ये, जिसमें 1 करोड़ लोगों को जॉब देने की बात कही गई है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। तो उनमें से एक है कि इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम हमको शुरू करना चाहिए, जो कि जो यूरोपियन यूनियन का है, ईयू यूथ गारंटी प्रोग्राम से प्रभावित एक प्रोग्राम हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन यूथ गारंटी प्रोग्राम क्या है, ये 2010 में शुरू किया गया वहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। क्योंकि वहां पे उस समय पर 20% एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूथ का बढ़ गया था। तो ये काफी एक चिंता का विषय माना गया। इसलिए यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश है, सारे मेंबर स्टेट्स ने साथ में आकर एक कदम उठाया और एक ये यूथ गारंटी प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो इसकी क्वालिटीज क्या है, इसमें कौन से मुख्य मुद्दे हैं, राइटर ने वो बताया है। वो है एक, एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है कंटिन्यूड एजुकेशन, आपका सतत शिक्षा अब चालू रहनी चाहिए। उसके साथ में अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनीशिप, मतलब जब आप शिक्षा लेने के बाद में जब आप कॉर्पोरेट के टूवर्ड मूव करते हैं, तब आपके रोजगार के टूवर्ड मूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक गैप देखने को मिलता है। तो यही अप्रेंटिसशिप, ट्रेनीशिप आपके एक स्किल डेवलपमेंट का काम करता है, आपको कल वाले रोजगार के लिए जिसमें आप फुल फ्लेश काम करेंगे उसके लिए मदद करता है। उसके साथ में हमारा जो इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम आ सकता है, उसमें कहीं ना कहीं जो मुद्दे एड्रेस किए जा सकते हैं, उसमें एक तो है कि गुड क्वालिटी ऑफ जॉब ढूंढने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता की जॉब ढूंढने में वो युवाओं को बहुत मददगार करेगा। उसके साथ ही साथ उनमें एक स्किल भी डेवलप करवाएगा वो,
तो ये इस और बहुत अच्छा कदम हो सकता है हमारे युवाओं के लिए। उसके साथ में एक और चीज जो कही गई है वो ये है कि एक युवा घटक योजना, जिसे हम कह सकते हैं कि यूथ कंपोनेंट प्लान, भी शुरुआत करने की जरूरत है, जो कि केवल सेंट्रल नहीं, वो स्टेट और यूटी लेवल पे भी, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनके लेवल पे भी उस नीति को बनाने की आवश्यकता है, जिसमें सेपरेट परसेंटेज ऑफ फंड्स देना चाहिए जो हमारे निचले तबके हैं, जैसे एससी पॉपुलेशन हो गई या तो ट्राइबल पॉपुलेशन हो गई, हमारी जाति और जनजाति जो समूह है उनके लिए एक उसी में परसेंटेज ऑफ फंड्स और एक सब प्लान होना चाहिए जो खास तौर पर उन पे फोकस करे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड उन्हीं पर है। तो चलिए दूसरा आर्टिकल हम देखते हैं। आज का जो दूसरा आर्टिकल है वो वैश्विक खाद्य मूल्य जो है उसके साथ साथ हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है। तो ये समाचार में क्यों है, तो यूनाइटेड नेशंस जो FAO है उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जो कि है ग्लोबल फूड इंडेक्स, में बताया गया कि ये तीसरे सक्सेसिव मंथ में हमको ये देखने को मिला है कि फूड इंडेक्स प्राइस, जो फूड प्राइस इंडेक्स है उसमें एक उछाल, उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो 2% जो था वो जनवरी में, और उसके बाद में अभी देखते जून में तो ये 2.2% तक आ गया है। तो फूड प्राइस इंडेक्स हम देख लेते हैं। फूड प्राइस इंडेक्स जो है उसको हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल का ये प्राइस होता है कि एक बास्केट ऑफ कमोडिटी का जो एक प्राइस में चेंज होता है, उस तौर पे हम समझ सकते हैं कि ये फूड प्राइस इंडेक्स है। तो आपका कुछ चुनिंदा कमोडिटी मानी जाती है, इन कमोडिटी को आप कंपेयर करके आप मान सकते हैं कि आपके फूड प्राइस में कितना चेंज आया है। तो जो यूनाइटेड नेशन FAO है उनकी रिपोर्ट के अनुसार यही बताया गया कि ये तीसरा सक्सेसिव मंथ था जिसमें कहीं ना कहीं प्राइस में एक ज्यादा उछाल देखने को मिला है। तो इसका अच्छा संकेत क्या आ सकता है, इसका कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत ये हुआ कि आपका थोड़ा डिमांड में एक बढ़ोतरी आई है। तो चलिए देखते हैं कि डिटेल में देखते हैं, हम विस्तृत रूप से देखते हैं कि ये क्या एक इंडिकेशन देता है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि स्थिति डिमांड रिकवरी देखने को मिली है कि खास तौर पे चाइना के ओर से देखें तो वहां पर एक इन्फ्लेशन थोड़ा देखने को मिला है 13.2% का ईयर और ईयर बेसिस में। अगर हम देखें चाइनीज इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस, अमेरिका के ओर से काफी इंपोर्ट होते हुए हमको दिखा है यहाँ पर। साथ ही डॉलर भी वीक हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं एक डिमांड का एक कारक बनता है, एक इंडिकेशन देता है। उसके साथ में हम देखें तो एक रिजम्पशन हुआ है एक ट्रेंड का, जो कि हमको देखने को मिल रहा था कोविड-19 दौर के पहले, जो कि हम पुनः उस ही मार्ग पे चल रहे थे, जो हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी उसी मार्ग पे हमको वापस आने का रास्ता दिख रहा है। कोविड-19 एक हिट हुआ, उसके बाद में ये वापस उसी कंपोनेंट में, उसी ग्राफ वाइज वो आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले एफपीआई जो हिट हुआ था ये अपने 61 मंथ का जो था, अ, वो हाईएस्ट देखने को मिला है जनवरी में, जो कि सप्लाई डिस्टरप्ट होने के पहले का है। लेकिन उसके बाद में भी जैसे हमको पता चला कि अभी ये और अच्छा देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो आप, ये एक इंडिकेशन होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो उसका एक रिस्टोरेशन हुआ है। उसके साथ में एक और चीज जो हमको देखने को मिलती है कि सप्लाई अनसर्टिनिटी इन फ्यूचर को लेकर एक चीज ये देखने को मिलती है कि जो ला नीना एक फिनोमिना है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके चलते एक थोड़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक और इंडेक्स है जो कि है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें भी, इससे भी काफी अच्छे इंडिकेशन आए हैं। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि कंज्यूमर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, ये उसका एक इंडिकेशन देता है। तो चलिए भारत के अगर परिदृश्य में हम देखें तो भारत के परिदृश्य में जो डोमेस्टिक कंज्यूमर फूड इन्फ्लेशन है वो 9.62% देखने को मिला जुलाई के महीने में। तो ये बहुत खास बात है कि जो एक डिसरप्शन, जो एक इंटरप्शन हुआ था कोविड के, उसके बाद में कहीं ना कहीं जुलाई, अगस्त और अभी सितंबर के महीने में हमको थोड़ा एक हल्का सा रिकवरी देखने को मिल रहा। तो ये काफी अच्छा सिंबल है। और उसी में जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका लगभग आधा, 46% के आसपास जो है वो खाद्य वस्तु से ही आता है। तो अगर आपकी खाद्य वस्तु की डिमांड बढ़ती है
तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है, राइटर ने ये बताया है। उसके बाद में जो रुपी है उसका भी पोजीशन काफी अच्छा हो रहा है, उसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है डॉलर के मुकाबले। जो 75 के पास में था वो अब 73.34 तक आ गया है। तो बीच बीच में तो हमने देखा था ये 80 का फिगर छू रहा था, लेकिन अभी अगर हम करंट देखें तो यही पे 73 के आसपास है। तो फ्यूचर के लिए एक अच्छी बात ये हो सकती है कि जहां एक अनसर्टिनिटी देखने को मिलती है लानिना के कारण, लेकिन उससे कहीं ना कहीं फायदा थोड़ा भारत को मिल सकता है, क्योंकि हमारा एक जो खरीफ क्रॉप है उसका बहुत अच्छा उत्पाद आने वाला है, एक बम्पर उत्पाद आने वाले ही उसका एक आशंका लगाई गई है। उसके साथ में जो लानिना रेन जो लानिना इफेक्ट के कारण जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक रेन का इफेक्ट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उससे जो हमारी राबी क्रॉप्स आती है उसको भी एक फायदा देखने को मिलता है। तो लानिना को हम समझ लेते हैं, लानिना का मतलब होता है द लिटिल गर्ल, ये स्पेनिश भाषा का शब्द है। तो ये जो फिनोमिना है ये होता है जो पैराग्वेन कोस्ट होता है, जो पैराग्वे का तटीय क्षेत्र है और ऑस्ट्रेलिया का तटीय क्षेत्र है, इनके बीच में। तो लानिना में ये होता है एक चीज ये देखने को मिलती है कि इक्वेटर के पास ये आप मैप में देख सकते हैं, तो ये हमारा इक्वेटर हो गया, और यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका है वहां से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक का एक ये फिनोमिना देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण, इस फिनोमिना के कारण जो जो वार्म वाटर है या जिसे हम गर्म पानी कहेंगे, उसका ज्यादा जो एक संचलन होता है, एक जो एक्यूमुलेशन होता है, वो ऑस्ट्रेलिया के पास में होता है, जिसके कारण वो एक बारिश का कारक बनता है। तो कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया के पास में पैसिफिक ओशियन में जो एक रेनफॉल हो सकता है, उसका बहुत सा बेनिफिट हमको भी मिल सकता है, भारत के उपमहाद्वीप में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए न्यूज इन फ्लैश देखते हैं अंत में हमारा। न्यूज इन फ्लैश क्या है, तो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी से लेकर काफी अच्छी खबर आ रही है कि डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया किया है, जो कि बेस्ड है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हीकल में। तो इसे हम शॉर्ट में HSTDV कहते हैं। तो एक अननेम्ड स्क्रैमजेट का ये सक्सेसफुल टेस्ट हमको देखने को मिला है। इसका जो स्पीड होता है वो 6 गुना ज्यादा होता है साउंड के स्पीड से ज्यादा। तो स्पीड स्क्रैमजेट स्क्रैमजेट है क्या, सबसे पहले तो ये एक प्रकार का जेट इंजन होता है। ये एयर ब्रीथिंग इंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका टेस्ट कहाँ पे हुआ वो जान लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स जो है व्हीलर आइलैंड में, जो कि उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में मौजूद है, वहां पर इसका परीक्षण हुआ। उसके बाद में अभी हम जो दूसरा समाचार देखते हैं वो ये है कि जो 75वां दौर हुआ नेशनल सैंपल सर्वे का, उसमें एक रिपोर्ट आई, हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया रिपोर्ट। उसमें जो हमारी साक्षरता है उसके बारे में एक डिटेल्स दी गई है। किनकी साक्षरता ली गई कि जो 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं उनसे संबंधित ये रिपोर्ट बनाई गई। तो इसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म करा है, जो सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं, वो है केरला राज्य में, जिसमें साक्षरता दर 96.2% है। उसके बाद में दिल्ली और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य देखने को मिलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सुदूर के राज्य माने जाते हैं, काफी कठिन वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, उसके बाद में भी यहाँ पे काफी अच्छी साक्षरता दर देखने को मिली। उसी में अगर हम वर्स्ट परफॉर्मर देखें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, जो कि 66% के पास में है, और उसी के साथ में राजस्थान का भी परफॉर्मेंस यहाँ पे कम रहा, जो कि करीब 69.7% के आसपास है। तो आज हमारा जो विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।